ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि मोहम्मद गोरी कैसे एक एक करके भारत की राज्यों को जीतता चला गया। पूरी भारत विजय अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी मात्र 2 बार पराजित होता है। पहली बार तो वो तब पराजित होता है जब उसने गुजरात के अनहिलवाड़ा पर सोलंकी राज मूलदेव द्वितीय, जिन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उन पर आक्रमण किया। वह दूसरी बार वह तब पराजित हुआ जब उसने हमारे देश के वीर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुए इस युद्ध को तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन के कुल 2 युद्ध हुए हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं, उसको बंदी भी बना लेते हैं तथा अंत में जब मोहम्मद गोरी अपने प्राणों की भीख मांगता है तब पृथ्वीराज चौहान उसे जीवन दान दे देते हैं। वापस जाकर मोहम्मद गौरी अपनी सेना व सेना प्रमुख के साथ युद्ध कला की ट्रेनिंग लेता है और फिर बाउंस बैक करता है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, बाद में मरवा देता है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मौत को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। चलिए देखते हैं उन कहानियों के बारे में। दोस्तों, पहली कहानी है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार डाला। उसके बाद इन्होंने अपने आप को भी खंजर भोंक कर मार लिया। तो दोस्तों, चंद्रबरदाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और साथ में ये पृथ्वीराज चौहान के दोस्त भी थे। तो इनके अनुसार इन्होंने जो अपनी किताब लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो, उसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाया गया गजनी पर। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, इन्हें शब्दभेदी बाण चलाना आता था। इन्होंने मोहम्मद गोरी को शब्दभेदी बाण चलाकर उनको मार डाला। बाद में इन्होंने अपने आप को भी खंजर भोंक कर मार लिया। तो दोस्तों, एक तो ये कहानी है, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से हिस्टोरियन इस पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि इसके बाद भी मोहम्मद गौरी ने कई बार और भारत पर आक्रमण किए। तो दोस्तों, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसको जो हिस्टोरियन गलत मानते हैं वो क्यों गलत मानते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। हसन निजामी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया। आगे गौरी के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की, जिसमें पृथ्वीराज मारे गए। तो दोस्तों, दूसरी ये भी कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें हसन निजामी के अनुसार इन्होंने बोला कि पृथ्वीराज चौहान ने बाद में गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। पृथ्वीराज चौहान इतने वीर राजपूत राजा रह चुके हैं हमारे देश के, वो भला गौरी की अधीनता कैसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहले तराइन के युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। दूसरी बार ये हार गए, तो दूसरी बार हारने के बाद ये गौरी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन हसन निजामी के अनुसार इन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। गौरी ने इसको अजमेर में ही अपने अधीन रखकर शासन कराया और गौरी के विरुद्ध आगे चल के जब इन्होंने विद्रोह किया तो पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने मरवा दिया। ठीक है, तो दूसरा ये वाला बहुत ही ज़्यादा कहानी फेमस है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत से विद्वान इसी कहानी को स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि अजमेर से प्राप्त सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ घोड़े की आकृति तथा मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है तथा दूसरी तरफ बैल की आकृति तथा पृथ्वीराज लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हो गई? क्योंकि अजमेर से बहुत ही ज़्यादा सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के। उसमें क्या है, एक तरफ बैल की आकृति बनी है जिसपे पृथ्वीराज चौहान लिखा है और उसके दूसरे साइड में घोड़े की आकृति बनी है जिसमें मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन साम किसका नाम है? मोहम्मद गौरी का ही नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिक्का जो मिला हुआ है, इसका मतलब एक समय ऐसा रहा होगा जहाँ पे मोहम्मद गौरी भी राज कर रहे थे और उसी जगह पे कौन? पृथ्वीराज चौहान भी राज कर रहे थे। तो ये सिक्के जो मिले हैं, इसके कारण लोगों को लगता है कि उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी।
तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे शक्तिशाली राजा उस समय राजपूत ही थे, ठीक है, राजपूत, वो भी कौन से, पृथ्वीराज चौहान। तो जब तराइन का दूसरा युद्ध जीत गए तो अब मोहम्मद गौरी ने कहा कि बहुत हो गया। अब उसने जो ये लड़ाई और आक्रमण करने की कमान थी उसको अपने एक सेवक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको दे दिया। उसको बोला कि ठीक है, आज से तुम भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक हो, ठीक है, आज से तुम ही सर्वे सर्वा हो, जो करना है यहाँ पे करो। दोस्तों अब हम देखते हैं चंदावर का युद्ध। तो दोस्तों चंदावर का युद्ध शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे। अजमेर और दिल्ली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे उस समय, बहुत ही बड़े राज्य में आते थे। और कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था जयचंद्र, वो मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करते थे। वो भी चाहते थे कि वो भी दिल्ली का शासन पा सकें, ठीक है, वहाँ का राज्य पा सकें। तो एक दिन आपको मैंने बताया कि इनकी पुत्री का स्वयंवर हुआ और किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान इनकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाकर ले गए, ठीक है। इससे गुस्सा होकर कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि, और चंद्रबरदाई ने भी यही चीज़ बताया है कि जो ये थे कन्नौज के राजा जयचंद्र, इन्होंने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। इन्होंने बोला कि मोहम्मद गौरी से कि आप एक बार फिर से इन पर आक्रमण करो, ठीक है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है, जिसमें इनकी भी सेना थी, कन्नौज के जयचंद की, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि इनकी जो संधि थी इसके अकॉर्डिंग जितना भी धन है वो मोहम्मद गौरी लूट के ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिल्ली का शासन है वो जयचंद के पास ही रहना चाहिए। जयचंद ने ऐसा प्रस्ताव रखा था मोहम्मद गौरी के सामने, और मोहम्मद गौरी उस समय तैयार भी हो गया था। लेकिन जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और कन्नौज के राजा जयचंद ने अपना हिस्सा मांगा, कहा कि आज से शासन मेरा, पैसा तुम्हारा, तो वो हंसने लगा। उसने कहा ऐसे कैसे, और उसने इन पर भी आक्रमण कर दिया। तो जो मोहम्मद गौरी ने चंदावर पर, ठीक है, इन पर कन्नौज के राजा जयचंद पर जब आक्रमण किया तो उसी को कहते हैं चंदावर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो आपको बताना है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के विरुद्ध आक्रमण किया और कन्नौज के राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद पराजित हुए, ठीक है। 1196 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बयाना के राजकुमार पाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें कुमार पाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और 1196 ही ईस्वी में ही गौरी के द्वारा ग्वालियर पर भी आक्रमण किया गया, जिसमें ग्वालियर के राजा सुलक्षण पाल ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों 1194 ईस्वी में हमने देखा कि चंदावर का युद्ध हुआ। इसके बाद में 1196 ईस्वी में गौरी ने दो और राजा जो थे राजकुमार, उन पर भी आक्रमण किया। एक तो थे कुमार पाल, बयाना के राजकुमार थे, और दूसरे ग्वालियर पर आक्रमण किया जहां के राजा थे सुलक्षण पाल। तो इन दोनों ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। बयाना और ग्वालियर की विजय के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की जिम्मेदारी देकर गजनी वापस चला गया और अपने साथ बहुत ही सारा धन लूट के लेके गया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी भारत से जा रहे थे तो उन्होंने कम से कम 1400 ऊँट पर सोने के सिक्के और बहुत सारे गहने और बहुत सारे धन संपदा को उस पर लेके गए थे। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोना और चांदी सब कुछ सारी चीज़ें वो भारत से लूट के गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद में प्रमुख गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी, इनके नेतृत्व में इनकी सेना ने जीत और लूट का सिलसिला जारी रखा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गौरी अब वापस चले गए तो अब जीतने का जो सिलसिला है वो वहीं रुक जाए। दोस्तों इनफैक्ट मोहम्मद गौरी के जाने के बाद में जीतने का जो सिलसिला था वो और तेज़ी से बढ़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, लेकिन सोलंकी राजा भीम सेकंड, जिनका दूसरा नाम मूलराज सेकंड भी था, उनकी बुरी पराजय हुई। दोस्तों ये वही हैं, वही सोलंकी राजा भीम सेकंड हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था।
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि गुजरात में ये थे सोलंकी राजा भीम सेकंड और मूलराज सेकंड, और जिसमें इनकी माँ ने इनकी हेल्प की थी। ठीक है दोस्तों, इनकी माँ का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, इनकी माँ का नाम था नायिका देवी। नायिका देवी के नेतृत्व में जो ये थे भीम सेकंड और मूलराज सेकंड, इन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। आबू पर्वत की तलहटी पर हराया था वो भी। तो दोस्तों अब देख सकते हैं आप कि मोहम्मद गौरी वहाँ पे हार गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा पर ही आक्रमण करके सोलंकी राजा भीम सेकंड को हरा दिया। 1198 ईस्वी में ऐबक ने बदायूं तथा कन्नौज को लूटा। 1198 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, बदायूं और कन्नौज को भी लूटा। फिर 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर, जो कि बुंदेलखंड में है, वहाँ के राजा परिमर्दी देव के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हुई और हसन अर्नल को वहाँ के शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है दोस्तों, हसन अर्नल को वहाँ के शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई। बंगाल व बिहार पर अधिकार करने की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को दे दी। अब दोस्तों बंगाल और बिहार पे जो जीतने की जिम्मेदारी थी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया कि अपने सेनापति, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसको दे दी। अब 1202 ईस्वी में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बिहार के राजा इंदुमन भीरू पराजित हुए तथा बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने, तो बिहार का राजा वहाँ हार गया और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय जो था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो अपने समय का सबसे ज़्यादा पूरे विश्व का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में से एक था और इसने उसी को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और आई होप आप उसको ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा उसको फैक्ट जान के। तो चलिए दोस्तों आगे पॉइंट देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के बाद बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन पराजित हुए। खिलजी ने इनकी राजधानी नदिया पर अपना अधिकार कर लिया और उसको बहुत लूटा। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि बिहार के बाद उसने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया और बंगाल पर वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, उनको पराजित करके उनकी राजधानी नदिया पर कब्जा कर लिया और उसको बहुत ज़्यादा लूटा। बिहार व बंगाल को जीतने के बाद सन 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों अब भारत में तो ये जीत चुके थे, जीतने का क्रम जारी रखने के सिलसिले में ये गए तिब्बत की तरफ चले गए, लेकिन वहाँ की जनता ने राजा का साथ दिया, खिलजी की सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया। दोस्तों क्या होता था, भारत में जो वहाँ की जनता होती है भारत में, वो पूरी तरीके से राजा पे डिपेंड थी। राजा अगर जीत जाता है तो समझ लो प्रजा जीत गई, और राजा अगर हार जाता है जो प्रजा भी हार जाती थी। वो प्रजा के घर से सोना चांदी गहने सारे लूट डालते थे और प्रजा कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन दोस्तों तिब्बत में ऐसा नहीं था। तिब्बत में राजा की हेल्प करने के लिए वहाँ की जनता भी आ जाती थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब बख्तियार खिलजी वहाँ पर पहुँचा राजा पर आक्रमण करने के लिए, तो वहाँ की जनता ने ही इसको बुरी तरीके से खदेड़ कर भगा दिया। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये तिब्बत पर नहीं जीत सका और ये तिब्बत की तरफ फिर गया भी नहीं। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दन नामक एक सरदार ने की। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मर गया और उसको मारा अली मर्दन नाम का एक सरदार ने। 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध किया, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा खोखरों का बुरी तरह दमन किया गया। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मर गए और उसी में ही इसने मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण किया पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने खोखरों का बहुत बुरी तरीके से दमन किया। गजनी वापसी के मार्ग में 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर जाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी को धोखे से नमाज पढ़ते समय मार डाला। तो जब ये खोखरों को बुरी तरीके से हराकर अपने देश गजनी लौट रहे थे, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब ये नमाज पढ़ रहे थे मोहम्मद गौरी, तो उस दिन खोखर जाति के लोगों ने ही इनको छुरा भोंक कर मार डाला। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कई बार आता है कि नमाज पढ़ते समय किसकी मृत्यु हुई, तो मोहम्मद गजनी की हुई 12 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को।
मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र ना था, मोहम्मद गोरी का कोई भी वंशज नहीं था। इसके कारण उनकी मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र हो गया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम था। तो गुलाम स्वतंत्र हो गया क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तथा दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसने विस्तार करना शुरू कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत देखेंगे बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया और उसका राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मस्ट टू बी नोन। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ज़रूर जानने चाहिए। दोस्तों मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 3 प्रमुख दासों में विभाजित हो गया। मैंने आपको बताया था कि तुर्क में उस समय क्या होता था, अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में, कि दास को खरीदने की प्रथा बहुत थी। जो लोग घर से फ्री रहते थे, कई बार ऐसा होता था कि जिनके पेरेंट्स की कहीं डेथ हो गई या बच्चे अनाथ हैं, उनको पकड़ लाते थे और उनको दास बनाकर अपने यहाँ पे उनका क्रय और विक्रय किया जाता था। तो मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे दासों को परचेज़ किया था, ठीक है। तो दास को हम लोग, मैंने आपको बताया था कि मामलूक भी कहते थे। मामलूक मतलब स्लेव सोल्जर, ठीक है। तो ये जो स्लेव सोल्जर होते थे, मामलूक होते थे, इसमें से 3 मामलूक इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के आसपास का क्षेत्र मिला था, इसने दे दिया था ना मोहम्मद गोरी ने, उनसे बोला कि भैया अब तुम भारत का क्षेत्र जो है तुम संभालो, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ही नसीरुद्दीन कुबाचा, उसको उच्छ तथा सिंध का क्षेत्र जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ का क्षेत्र दे दिया नसीरुद्दीन कुबाचा को। और ताजुद्दीन यल्दौज, इनको गजनी का क्षेत्र दे दिया। गजनी में भी तो किसी को दिया था इसने, तो 3 जगह पे दिया था। एक तो अपने जगह पे दिया था अफगानिस्तान में गजनी प्रांत में दिया, वो दिया ताजुद्दीन यल्दौज को। और एक पाकिस्तान में उच्च तथा सिंध का क्षेत्र दिया, वो दिया अपने गुलाम नसीरुद्दीन कुबाचा को। एक दिया भारत में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, वो दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसमें हम इन सब के बारे में नाम लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे राज्य कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी सबसे पहला मुस्लिम था जो कि तुर्की साम्राज्य की तरफ से भारत पर आया था, लेकिन वो भारत पर राज्य करने नहीं आया था, वो आया था भारत को केवल और केवल लूटने। तो लूटने के सिलसिले से आया था, इसलिए उसे हम लोग तुर्की साम्राज्य का संस्थापक नहीं कह सकते। मोहम्मद गोरी भारत में लूटने के उद्देश्य से ना आकर के मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने आया था, तो इसीलिए हम इसको तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कह सकते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी या फिर महमूद गजनवी दोनों में से कौन है तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, तो आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी ही तुर्की साम्राज्य का संस्थापक है। मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी देवी वाली आकृति के सिक्के चलाए। कुछ अन्य सिक्कों पर एक तरफ बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ था तथा दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ख़त्म हो गए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब वीडियो ख़त्म होगा उससे पहले मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप शुरू करता हूं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे संसार में नॉलेज सेंटर यानी कि शिक्षा का केंद्र थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत तथा तुर्की से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने तथा अध्यापक पढ़ाने आते थे। बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिसके कारण यहाँ पर रखी हुई 20 कीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक गुरु तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। खिलजी कौन था और उसने यह क्यों करवाया, आइए देखते हैं पूरा सच। 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम शासक आक्रमण करने आते रहते थे। इन्हीं में से एक था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पूरे विश्व से पढ़ने आते थे। विदेशियों की संख्या तो देशियों से यानी हिंदुस्तानियों से ज़्यादा ही थी। उस वक्त वहाँ 10,000 स्टूडेंट तथा 2,000 टीचर गाइड करते थे, ठीक है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी यहाँ पर साल भर शिक्षा ग्रहण की थी।
ठीक है, मैंने आपको बताया था ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। ये एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। यह विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए रहने के लिए हॉस्टल भी थे। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत मरने वाली हो गई। उसने बहुत से हकीमों से इलाज कराया, लेकिन वह ठीक ना हो सका। अपने समय के एक से बढ़कर एक वैद्य आते रहे, लेकिन खिलजी को ठीक ना कर सके। उसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती चली गई। उसको किसी ने भारतीय वैद्यों से उपचार करने का सुझाव दिया, लेकिन खिलजी भारतीयों से इतना नफरत करता था कि उसने बोला कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन भारतीय वैद्यों से कभी भी उपचार नहीं कराऊंगा। लेकिन एक दिन जब उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बदतर हो गई तो उसने भारतीय वैद्य को बुलवाने के लिए तैयार हो गया। तो भारतीय वैद्य खिलजी के सामने आया। उन भारतीय वैद्य का नाम था राहुल श्री भद्र जी। राहुल श्री भद्र जी ने खिलजी को आसानी से मरने देता, अगर वो चाहता तो इनको आसानी से मरने देता, लेकिन अपने वैद्य धर्म को निभाने के चक्कर में राहुल श्री भद्र जी ने खिलजी का उपचार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन खिलजी के अंदर भारतीयों को लेकर इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसने वैद्य से बोला कि ए वैद्य, मेरे उपचार में किसी भी भारतीय दवा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अतः वैद्य ने एक युक्ति सुझाई और उस खिलजी के सामने कुरान शरीफ की पवित्र धार्मिक पुस्तक लाकर दे दी और उनसे बोले कि ए खिलजी, अगर तुम पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहते हो तो इस पवित्र पुस्तक के 80 पन्ने रोज पढ़ो। खिलजी के पास कोई दूसरा अन्य विकल्प नहीं था, अतः वह रोज भारतीय वैद्य के कथनानुसार 80 पन्ने कुरान शरीफ के पढ़ने लगा और देखते ही देखते वह एकदम स्वस्थ हो गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने सबसे बोला कि देखा कुरान शरीफ की ताकत, इसको पढ़ने से एक मरता व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन बाद में जब खिलजी को कुरान शरीफ के बारे में पढ़कर ठीक होने की सच्चाई का पता लगा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। दोस्तों, भारतीय वैद्य ने कुरान शरीफ के पन्नों के किनारों पर एक विशेष प्रकार की औषधि लगा दी थी। खिलजी की आदत थी कि जब भी वह किसी पेज को पलटता था तो वह मुंह के थूक से पेज को पलटता था। ठीक है, मुंह का थूक यूज़ करता था, उसके बाद पेज टर्न करता था, जिससे किनारों पर लगी औषधि उसके मुंह में जाती रही। 80 पन्ने पढ़ता था ना रोज, तो जब 80 पन्ने पढ़ता था तो जो किनारों पर उन्होंने क्या किया था, कुरान शरीफ के किनारों पर राहुल श्री भद्र जी ने वो लगा दिया था औषधि। जब वो थूक लगा के उसको पेज टर्न करता रहा तो जो औषधि थी वो उसके मुंह में जाती रही और वह एक दिन पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। इस सच्चाई का जब बख्तियार खिलजी को पता चला तब उसने सोचा कि भारतीय लोग तो मेरी सोच से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इनका ज्ञान क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। चूँकि खिलजी इस ज्ञान को नष्ट कर भारत को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए इसने विश्व के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र माने जाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख करने का आदेश दे दिया। इन विश्वविद्यालयों में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं, सब जलकर राख हो गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये किताबें जल रही थीं तो इस पूरी किताबों को जलने में 6 महीने का समय लगा। 6 महीने तक आग पूरी तरीके से जलती रही। भारत की पूरी शिक्षा जो सदियों से अर्जित की जा रही थी, एक सनकी और पागल व्यक्ति बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दी गई। अगर यह पुस्तकें जलाई न जाती तो आज शायद हम पूरे विश्व में साहित्य, कला, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान व स्थापत्य कला आदि विषयों में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट होते। दोस्तों, आज के मैं अपने इस वीडियो में आपसे लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नष्ट करने के ऊपर आपकी राय अवश्य जानना चाहूँगा। दोस्तों, आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि अगर नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट ना होते तो आज हम कहाँ होते। इसी के साथ हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।